नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के एसएससी सीएचएसएल के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो अब अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट रहें और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की बात करें क्वेश्चन की, तो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा कि 1906 में है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो वो था 1905 में। एक क्वेश्चन था कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा कि इटली के सिटी मिलान और कोर्टिना में है वो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक आयोजित होंगे। अगर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण है पर ब्याज है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता है। बात करें इसके बारे में कंप्लीट, ये बात बार बार पूछता है यहाँ से, तो हम इसके बारे में कंप्लीट बात करें कि राष्ट्रीय आय है वो किसी भी वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी भी देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को परिभाषित किया जाता है, तो इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार यह 12 महीने की अवधि के दौरान किसी भी देश के सभी आर्थिक श्रमिकों के शुद्ध उत्पाद और पैसे के मामले में मूल्यवान होता है। और राष्ट्रीय आय एक प्रमाणित निवेशक है और आमतौर पर इसका उपयोग है वो नेशनल कंसल्टेंसी, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल स्टॉक होम के साथ किया जाता है। और किसी भी देश के विकास को उस देश की राष्ट्रीय आय के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय है उसको उसके राष्ट्र विकास को उसकी राष्ट्रीय आय से परिभाषित करते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। और राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने के लिए अलग अलग अवधारणाएं हैं, जैसे कि जनजाति, जीएनपी, एएनपी, एनवाई, इश्यू, विट और पीसीआई, जो आर्थिक आंकड़ों को स्थापित करते हैं। एक क्वेश्चन था कि केपलर का है वो तृतीय नियम क्या है। तो केपलर के तृतीय नियम के बारे में बात करें तो टी स्क्वायर बराबर के आर की घात 3, जहाँ के एक स्थिरांक है और टी है वो परिक्रमण काल और आर है वो ग्रहों के बीच की दूरी है। बेसिकली इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो जोहान्स केपलर है वो महान वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे। तो उनका प्रथम नियम था वो कक्षाओं का नियम था। तो ये सभी इनका नियम था। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो केपलर का प्रथम नियम था वो किससे संबंधित था, तो कक्षों के नियम से, और सेकंड क्षेत्रफल के नियम से, और तीसरा है वो अवधियों के नियम से। तो सभी ग्रह है वो किसी एक केंद्र बिंदु पर सूर्य वाले वर्ताकार वर्ग में सूर्य के चारों ओर स्थित होते हैं। तो जोहान्स केपलर का यह पहला नियम था। और दूसरा नियम था कि सूर्य से ग्रह तक का संबंध है वो त्रिसाध समय के बराबर होता है। और बात करें इसके तीसरे नियम की इनके बारे में, तो यह एक दीर्घवर्तीय वर्ग में सूर्य के चारों ओर ग्रह के समय की पूर्णता या वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो परिक्रमण काल के स्क्वायर के वो ग्रहों के बीच की दूरी है वो उसके क्यूब के बराबर होती है। तो इनका मीनिंग ये था तीसरे नियम का। एक क्वेश्चन था कि संविधान का अनुच्छेद 39A है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से है वो संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 16 है वो किससे संबंधित है। तो नौकरियां या पदों पर नियुक्ति में अवसर की समानता सभी को हो, तो इसका संबंध है वो अनुच्छेद 16 से है। एक क्वेश्चन था कि चंदावर का युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो चंदावर का युद्ध है वो मोहम्मद गोरी और जयचंद गढ़वाल के बीच में लड़ा गया था। उनकी बात करें तो कब लड़ा गया, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध था, जो कि 1193 का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। उसके बाद 1194 में है वो भारत पर पुनः आक्रमण मोहम्मद गोरी ने किया था। और उस आक्रमण में गोरी ने पृथ्वीराज के प्रबल प्रतिद्वंदी
जयचंद राठौड़ को चंदावर में पराजित किया था। और जयचंद है वो कन्नौज का राजा था और चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया था। और 1192 में है वो पृथ्वीराज और चौहान मारा गया था। अगला क्वेश्चन है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की तिथि कब तक बढ़ा दी गई थी सरकार के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा कि 21 मार्च 2023 तक थी पहले इसकी अवधि। उसके बाद है वो उसको रिवाइज किया था और उसकी अवधि है वो 30 जून 2023 तक इसकी अवधि बढ़ा थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य का लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है? तो केरल ऐसा राज्य है भारत का इसका लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। और बात करें इसके बारे में और कंप्लीट, तो सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है जिसका लिंगानुपात 1084 है। और उसके बाद है वो पौंडीचेरी में भारतीय राज्यों की में लिंगानुपात 1038 का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात है। और ऐसे बिहार का लिंगानुपात भी है वो 1000 से अधिक है। तो 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य भारत के बारे में बात करें तो वो हैं केरल और बिहार। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो सबसे अधिक है वो पौंडीचेरी का है। अगला क्वेश्चन था कि गढ़वाल वंश किस क्षेत्र में शासन करता था? तो इसका सही उत्तर होगा कि गढ़वाल राजवंश है वो भारतीय उपमहाद्वीप की एक राजपूत शक्ति थी जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनकी राजधानी है वो वाराणसी में स्थित थी और एक संक्षिप्त अवधि के लिए उन्होंने कन्नौज जो कि आधुनिक कन्नौज है उस पर भी शासन किया था। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्न में से कौन सी फसल कौन से राज्य से संबंधित है, तो इसका मिलान करना था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था कि ज्वार, बाजरा, चावल और चना। और उसके सामने ऑप्शन ये थे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा कि ज्वार है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है और बाजरा है वो राजस्थान में सबसे अधिक होता है और चावल है वो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है और चना है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो इसका ये उत्तर, ये क्वेश्चन था और ये उसका उत्तर था। बात करें कंप्लीट इसके बारे में, तो भारत में है वो ज्वार की खेती के अंतर्गत कुल मिलाकर लगभग 50% महाराष्ट्र में है। और भारत में इस फसल के शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इसको ये को 2 के साथ जोड़ा गया है। और पूरे देश में बाजरा उत्पादन में 85%, राजस्थान में, महाराष्ट्र के में 20% और गुजरात में 12.5% की दर से उत्पादन होता है। इसलिए बी को 3 के साथ जोड़ा गया है। और 2020-21 तक राजस्थान में शीर्ष 3 चावल उत्पादक राज्यों की सूची में इस निम्न प्रकार है कि पश्चिम बंगाल वो टॉप पर था, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बाद में पंजाब है वो पश्चिम चावल में उत्पादन में थे। उसके बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल ने भारत में कुल चावल का 13.62% योगदान दिया है, इसलिए सी को 4 के साथ जोड़ा गया। और देश में 40% से अधिक उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश है वो चने का एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो इसलिए डी को है वो 1 के साथ जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य है वो पुरुषों से संबंधित है? तो गुग्गा नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया, हरियाणा के पुरुषों द्वारा किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य में झूम एग्रीकल्चर की प्राथमिक स्थिति सामान्य है, या किस झूम कृषि से कौन सा राज्य संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दिया होता है कि मिजोरम था वो झूम कृषि से संबंधित राज्य है। और इसके बारे में जमीन कृषि के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार की निर्वाह खेती है। इसमें किसान लघु रूप से भूमि के एक प्रमुख खेती करते हैं और वह मिट्टी के क्षय के कारण भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी पाता है और तो अन्य वे मूल पर चले जाते हैं। और यह बड़े पैमाने पर भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें असम, नासिक जो कि और नासिक, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। और खेती के इस तरीकों को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। इसे स्लेश एंड बर्न खेती भी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थान पे इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। यह एक स्थानीय कृषि अभ्यास है। इसे फायरो एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। वन भूमि की साफ सफाई की जाती है और राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। खेती के स्थल या क्षेत्र आमतौर पर छोटे होते हैं। व्यावसायिक व्यवसाय की छोटी अवधि लंबी अवधि के साथ विकल्प है। और फल चक्र के स्थान पर सस्यावर्तन होता है और किसान लघु रूप से जमीन पर एक अनोखी खेती करता है। और
जब मिट्टी की क्षय के कारण भूमि की कृषि के लिए बंजार कर दिया जाता है तो वे दूसरे प्रभाव पर चले जाते हैं। तो जैसे मिट्टी जैसे खेती करते हैं तो मिट्टी में उपज कम हो जाती है या बंजर हो जाती है तो वे अलग स्थान पर चले जाते हैं खेती करने के लिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ था इंग्लिश में कि स्पिल द बीएंस का आइटम दान था आपको, तो इसका आइटम होगा कि डिस्क्लोज ए सीक्रेट और रिवील समथिंग परमानेंटली। इसका मतलब होता है किसी रहस्य का खुलासा करना या समय से पहले उसको कुछ प्रकट करना, इसका सही उत्तर होता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि चंबल नदी परियोजना है वो किन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, तो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है, तो यह है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल नदी योजना परियोजना। इस पे इस वीडियो में चंबल नदी परियोजना पे है, हमने डिटेल में बात हमने पिछले वीडियो में की है, आपको देख सकते हैं वो वीडियो। और अगला क्वेश्चन था कि मेटिकुलस यानी सूक्ष्म का एंटोनिम बताना था, तो इसका सही उत्तर होगा केयरलेस, स्लोपी और स्लैपडेस इसका एंटोनियम यानी विलोम शब्द होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि आरबीआई द्वारा है वो मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करते हैं, तो आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ब्याज दरों को समायोजित करती है और मुद्रास्फीति पर स्तर नीचे चला जाता है क्योंकि उपभोक्ता है अपना खर्चा कम कर देते हैं और कीमतें बढ़ना बंद हो जाती है। दूसरी ओर अपस्फीति यानी उपस्फीति होती है, उसको आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती करने की गुंजाइश देती है। दोस्तों इस दौरान में क्वेश्चन कन्फ्यूजन था कि ये क्वेश्चन था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली उपकरण कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 2-3 स्टूडेंट ने ये बताया था कि ये क्वेश्चन था और एक स्टूडेंट ने ये बताया था। अगर आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन था ताकि हम पीडीएफ में वो करेक्ट कर सकें। तो आरबीआई के द्वारा वो सबसे शक्तिशाली उपकरण है वो है रेपो दर, या इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक अधिकारियों द्वारा रेपो दर का उपयोग किया जाता है। ये आरबीआई के पास एक उपकरण है। तो दोस्तों इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन था आप हमें बताइएगा कंप्लीट कि कौन सा क्वेश्चन था। हमने ट्राई किया है कि हम आज जितने भी क्वेश्चन गए थे उनको सबको एनालाइज करने की कोशिश हमने की है। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं और आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर ये क्वेश्चन थे और थे, ताकि हम पीडीएफ में अपलोड करके आपको प्रोवाइड करवा सके। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया आज का तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें और ऐसे हम मोटिवेट रहें। दोस्तों ऐसे इस वीडियो का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है अगर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस जाके आप इजीली है वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना लिंक से नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पर जाके अपनी कोचिंग नाम से सर्च कीजिएगा, हमारे कोचिंग का लोगो है वो दिख जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।